अल मालिकुल कुद्दूस अस्सलाम या This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह। राहिम, जिस तरह हम बेटा पिछली तो क्लास जहाँ एंड हुई थी बेटा, आपने पूछा था क्रैंक शैफ्ट क्या चीज है। ये देखें, ये आपके सामने एक क्रैंक शैफ्ट आ रही है। ये जो नीचे है ना, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड से नीचे जो चीज है, इसे क्रैंक शैफ्ट कहते हैं। ये देखें, ये पिस्टन की वाइब्रेटरी मोशन को एक सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर रही है, तो ये क्रैंक शैफ्ट कहलाती है। और ये सर्कल आगे फिर गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये मिसाल के तौर पे ये देखें, ये चीज देखें, ये वाली जो चीज है इसको देखें आप। ये आपकी गाड़ी के अंदर जो उसने सिलेंडर नहीं दिखाया, ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये वाली जो चीज है, इसको कैसे इसको पॉइंटर में दिखाऊं, जो बिल्कुल नीचे पिस्टनों के नीचे है वो क्रैंक शैफ्ट है। जो पिस्टन्स के नीचे है वो क्रैंक शैफ्ट है, ठीक है कि नहीं। और इसमें सर, ये चार एक साथ हैं क्रैंकशाफ्ट? जी, ये चार एक साथ बने हुए हैं ये क्रैंकशाफ्ट? चार, एक क्रैंक शैफ्ट पे 4 इंजन जुड़े हुए हैं। ठीक है ये सर। क्रैंक शैफ्ट है जो अभी सामने नजर आ रही है ना, इसे क्रैंक शैफ्ट कहते हैं। और 4 सिलेंडर, ये कनेक्टिंग रॉड्स हैं, ये जो ऊपर लगाए, ये ऊपर पिस्टन है, ठीक है कि नहीं है। तो ये 4 बगैर सिलेंडर की वॉल्स दिखाए उसने दिखाए, ये 4 सिलेंडर्स हैं या ये 4 सेपरेट इंजन हैं। ये 4 सेपरेट इंजन हैं जो मिलाकर एक टोटल इंजन बनाते हैं। गाड़ी के अंदर हमेशा 4 सिलेंडर्स होते हैं और हर सिलेंडर अलग अलग 4 स्ट्रोक्स कर रहा होता है, ठीक है कि नहीं। ठीक, अभी इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी और, ठीक है कि नहीं। इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं। अभी जैसे पुरानी वीडियो थी वो जरा चलाते हैं, एक मिनट ठहरे। ये देखें, ये वाली वीडियो आपने देखी थी। इसमें देखिए, ये सादा नीचे जो लगी हुई है वो क्रैंक शैफ्ट है। ये नीचे क्रैंक शैफ्ट। और पूरी गाड़ी में सबसे जो मजबूत चीज होती है ना, जो सबसे ज्यादा महंगी भी होती है, वो क्रैंक शैफ्ट ही होती है। क्रैंक शैफ्ट जब टूटे तो फिर पूरी गाड़ी बैठ जाती, फिर नहीं ठीक हो सकती, ठीक है ना। ये बेसिक क्रैंक शैफ्ट और पिस्टन मूवमेंट। आए आज इसको थोड़ा सा हम समझेंगे जरा बेहतर अंदाज में, इस पे मेहनत करते हैं थोड़ी सी हम। मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले कि मैं थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करूं, मैं आपके सामने ना कुछ बातें रखता हूं। वो ये है जी, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जनाब, ठीक है कि नहीं। यार 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पूछे होता किस तरह का। यार ये आपका फ्यूल टैंक है। क्या है? फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में क्या पड़ा हुआ होता है? फ्यूल टैंक में पेट्रोल पड़ा हुआ होता है। पेट्रोल फ्यूल टैंक से निकलता है तो पूछे जाता किधर है? फ्यूल फिल्टर में जाता है। किस में जाता है? फ्यूल फिल्टर में। यानी अगर उसमें अंदर कोई गंद बला है तो वो निकल जाए। अगर किसी ने आपको गंदा पेट्रोल दिया है तो वो आपकी गाड़ी का तबाह ना करे, तो गाड़ी के अंदर एक फ्यूल फिल्टर लगा हुआ होता है। अब यहां से एक सुराख है जहां से हवा अंदर आ रही है, और यहां पर लगा हुआ है एक एयर फिल्टर। एयर फिल्टर से ये होता है कि कम से कम कोई गंद बला नहीं अंदर जाता। यहां लगा हुआ है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल भी चला गया और एयर, साफ सुथरी एयर भी चली गई। कार्बोरेटर जो होता है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बना देता है। यहीं पर एक चीज कनेक्ट होती है जिसे चोक कहते हैं। जब आप चोक खींचते हैं तो फ्यूल की अमाउंट ज्यादा हो जाती है और एयर की अमाउंट कम हो जाती है। तो ये आपका पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है। यहां से वायर इधर आ रही है। यहां तक तो सिर्फ ये था कि एयर और पेट्रोल के वो थे, जो है वो थे। अब यहां पर देखें आप, ये नीचे सिलेंडर है, ठीक है कि नहीं है। ये देखिए, ये इसके 2 वाल्व होते हैं।
ये वॉल्व इसका कहलाता है इनलेट वॉल्व। ये इसका क्या कहलाता है? इनलेट वॉल्व। और बेटा ये कहलाता है इसका आउटलेट वॉल्व। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इसका आउटलेट वॉल्व। और यहां पर ऊपर लगा हुआ होता है स्पार्क प्लग। ठीक है कि नहीं? और ये है आपका पिस्टन। ये पिस्टन है और ये इसके साथ इसका कनेक्टिंग रॉड है। और कनेक्टिंग रॉड ऑफ कोर्स नीचे क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट हुआ है। अब मैं क्रैंक शाफ्ट पूरी नहीं बनाऊंगा, या ना ही मैं क्रैंक शाफ्ट की कोई खूबसूरत सी डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तो ये क्रैंक शाफ्ट होगी। बेटा ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है और पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। पीछे पिस्टन की नीचे से मूवमेंट करने से एयर और फ्यूल मिक्स एंटर होते हैं इस सिस्टम में। और बेटा पेट्रोल की, अब मैं उसको वो बना कर दिखाता हूं, मैं बाकी डायग्राम्स बार बार नहीं बनाऊंगा। ये सूरत हाल है। यहां से पेट्रोल अंदर आ रहा है। पेट्रोल जब अंदर आ रहा है, पेट्रोल और एयर का वेपर्स, ये पिस्टन नीचे जा रहा है। ये उसका कनेक्टिंग रॉड है और ये पिस्टन की मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है। पिस्टन की इस डाउनवर्ड मूवमेंट के नतीजे में जब ये मूवमेंट खत्म होती है तो पिस्टन अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आ जाता है। जब पिस्टन अपनी लोएस्ट पोजीशन पर आ जाता है तो यहां से एयर और फ्यूल एंटर हो जाते हैं सिस्टम में। अब एयर और फ्यूल एक गैसियस मिक्सचर है। एयर और फ्यूल क्या है? एक गैसियस मिक्सचर है। एयर और फ्यूल एक गैसियस मिक्सचर है। तो वो क्या बना रहा होता है? एयर और फ्यूल एक गैसियस मिक्सचर है, तो वो आपका सिस्टम बना रहा होता है। अब ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है और ये जो पिस्टन की डाउनवर्ड मूवमेंट थी, इसको कहते हैं सक्शन स्ट्रोक। इसको बाज लोग खाली सक भी कहते हैं, सक। और इसी को इंडक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब ये अंदर पिस्टन नीचे आ रहा था तो प्रेशर क्या बढ़ रहा था या कम हो रहा था? जी बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। मुझे बताएं, जी आप मुझे बताएं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर को क्या हो रहा है? ये बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। जी डिक्रीज। आपकी आवाज मुझे नहीं आई। सर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अच्छा, कोई और बंदा कुछ कहना चाहेगा? बेटा इसमें प्रेशर को क्या होगा? सर हम्म। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है। जी टेम्परेचर कांस्टेंट। सर फिर प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो। फरजान आप बताएं। फरजान आप बताएं बेटा। हम्म। जी सर। मैंने कहा कि सर यार वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। अच्छा, ये आजमेर आपने भी क्या टाइप किया है? आजमेर का कहना है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अच्छा, कोई और? मरियम तुम कुछ कहना चाहोगी कि नहीं? मरियम बेटा, वॉल्यूम के बढ़ने से क्या प्रेशर डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बेटा मेरी बात सुने, जब ये पिस्टन नीचे की तरफ गया है
जब ये पिस्टन नीचे की तरफ गया है तो पिस्टन के नीचे के जाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन क्या नए मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आए? नए मॉलिक्यूल्स यहां से मुसलसल इन होते गए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे थे, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यार देखिए ना, ये इनलेट वाल्व ओपन थी ना, तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे थे। वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे थे, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट था। और अगर आप इसको पीवी डायग्राम पर देखना चाहें, इसको अगर आप पीवी डायग्राम पर देखना चाहें तो ये इस तरह की स्ट्रोक थी, यूं, ये मूवमेंट थी इसमें। वॉल्यूम इंक्रीज किया मगर प्रेशर कांस्टेंट रहा। और पूछे प्रेशर क्यों कांस्टेंट रहा? प्रेशर इसलिए कांस्टेंट रहा, आप इस इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से देखें कि वॉल्यूम के बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि गैस अंदर आती चली जा रही है। तो वॉल्यूम के बढ़ने से जो प्रेशर ने कम होना था वो नहीं होगा, वॉल्यूम के बढ़ने से जो प्रेशर ने कम होना था वो नहीं होगा, और वॉल्यूम के बढ़ने से नंबर ऑफ, ये जनाब इसे कहते हैं इंडक्शन स्ट्रोक। अब जब इंडक्शन स्ट्रोक मुकम्मल हो जाती है तो पूछे फिर क्या होता है? ये सिचुएशन हो जाती है यूं, और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। ये पिस्टन है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बेटा जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मुझे आप बताएं गैस क्या हो रही है? जी बेटा, आप जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो गैस क्या हो रही है? गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड। गैस कंप्रेस हो रही है, गैस इज बीइंग कंप्रेस, ठीक है, हमने मान लिया गैस कंप्रेस हो रही है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो मुझे बताएं कि प्रेशर के साथ क्या हो रहा है? बेटा और इसमें एक बात याद रखें, इसमें ये दोनों वाल्व बंद हो गए हैं, यानी इसका मतलब है जब कंप्रेशन शुरू हुई है तो सिलेंडर से हवा के निकलने का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। जब वो पिस्टन नीचे आ रहा था तो एयर और फ्यूल मिक्सचर नीचे की तरफ एंटर हो रहे थे सिलेंडर में, उसमें एयर एंटर होती चली जा रही थी, एयर और पेट्रोल वेपर्स, सिस्टम में गैस के नंबर ऑफ नए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे थे। मगर जब पिस्टन ने अपवर्ड मोशन शुरू की, जब पिस्टन ने अपवर्ड मोशन शुरू की तो इन दोनों वाल्व बंद हो गए। अब आप मुझे बताएं कि गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, वॉल्यूम डिक्रीज करता है जनाब, तो प्रेशर के साथ क्या हो रहा होगा? जी इंक्रीज करेगा सर। प्रेशर इंक्रीज करेगा। अच्छा, टेम्परेचर के साथ क्या होगा? इंक्रीज। कांस्टेंट सर। आप देखें ये एक मॉलिक्यूल है, ये जिस वेलोसिटी से इसे स्ट्राइक करेगा तो क्या ये रीबाउंड विद बिगर वेलोसिटी नहीं करेगा? क्या बेटा ये रीबाउंड विद बिगर वेलोसिटी नहीं होगा? क्योंकि सर? पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जिस तरह आपको पता है कि जो बैट होता है, फर्स्ट करें क्रिकेट बैट है, ये देखें जब बॉल उसे इस तरह आके लगती है तो बैट यूं आ रहा होता है, तो जब बैट इस तरह मूव करता है तो बॉल रिबाउंड्स विद द बिगर वेलोसिटी, क्योंकि आगे से जो चीज है उसका एक तो मास ज्यादा है, वो बड़े मोमेंटम के साथ आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब मॉलिक्यूल यूं पिस्टन को स्ट्राइक करता है, इट रिबाउंड्स विद द बिगर वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जब गैस कंप्रेस होती है, जब भी गैस कंप्रेस होती है और जल्दी जल्दी हो रही होती है, क्विकली कंप्रेस हो रही होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा। और यहां गैस कंप्रेस हो गई है और टेम्परेचर है 750 केल्विन, यहां पर टेम्परेचर था 325 केल्विन। मैं ऐसे सपोजिट फिगर दे रहा हूं, ओरिजिनल फिगर इन्हीं के आगे पीछे होंगे,
ओरिजिनल फिगर भी बेटा जो मैंने वैल्यूज लिख रहा हूं ना उनके बस आगे पीछे ही होंगे, बहुत जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही वैल्यू जो मैंने लिख दी है, ये वैल्यूज मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। बेटा जब गैस को कंप्रेस करें और उस कंप्रेशन के नतीजे में वो गर्म हो तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है ना, जब गैस को आप कंप्रेस करिए, एडियाबैटिक को भी ना लिखे, मैं बाद में डिटेल में लिखवाऊंगा आपको। तो ये चीज इस तरह से होगी बेटा, ये गैस कंप्रेस होगी, टेम्परेचर हाई होगी, तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक कहलाती है। ये जो कुछ आपने किया है इसे कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। इसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। फिर क्या होता है बेटा? फिर ये होता है बेटा कि इस सिलेंडर में और बाज लोग इस कंप्रेशन स्ट्रोक को स्क्वैश कहते हैं। ठीक है ना, सक स्क्वैश बैंग बिलो, ये वो बाज लोगों ने चारों को ना बहुत ही थोड़े से लफ्जों में बयान किया हुआ है। वह हम पढ़ रहे हैं सक्शन स्ट्रोक या इंडक्शन स्ट्रोक, फिर हमने पढ़ा कंप्रेशन स्ट्रोक, और फिर अब हम पढ़ेंगे पावर स्ट्रोक, फिर हम पढ़ेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। लेकिन बाज लोग इसी को सक स्क्वैश बैंग बिलो कह देते हैं, तो उन्होंने भी इस तरह। अच्छा, अब ये चीज देखें, यहां पर ये पिस्टन है, ये स्पार्क प्लग है, यहां पर एयर भी है और पेट्रोल के वेपर्स भी हैं। ठीक है कि नहीं? यहां स्पार्क प्लग एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। स्पार्क प्लग एक क्या प्रोड्यूस करता है? स्पार्क प्रोड्यूस करता है। जब वो स्पार्क करता है तो एयर और पेट्रोल में आग लग जाती है, ये कंबस्शन करते हैं आपस में। और चूंकि ये कंबस्शन इंजन के अंदर हो रही है, इसीलिए इन सारे इंजनों को इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। इन सारों को क्या कहते हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये सिलेंडर के अपने अंदर ये लगी है आग। ठीक है कि नहीं? इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। यहां पर टेम्परेचर छलांगे मारता हुआ 1500 केल्विन तक चला जाएगा। हीट सिस्टम में एंटर हुई है, केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी सिस्टम में एंटर हो गई है। मॉलिक्यूल्स गुस्से में पागल हुए हुए हैं, तो सारे मॉलिक्यूल जोर से पिस्टन को यूं पुश मारते हैं, पिस्टन को बहुत जोर से मारते हैं। ठीक है ना? इसी को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। हम क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक। इसी को वो बैंग वाले कहते हैं जी, बैंग हो गया, यानी सक स्क्वैश बैंग, बहुत बड़ा बैंग हुआ। यानी उससे फिर क्या होता है? पिस्टन तेजी से नीचे आता है, यानी यहां पर ये पिस्टन था, ये नीचे आ गया और नीचे आ गया। इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। इस एक स्ट्रोक की खातर बाकी सारी स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं। इस एक स्ट्रोक से इतनी एनर्जी निकलती है जो गाड़ी को आगे चलाती है और गाड़ी के बाकी सारे काम भी करती है, एयर कंडीशनिंग ये वो सारा कुछ भी करती है। और प्लस इसी स्ट्रोक में एनर्जी है जिससे बाकी तीनों स्ट्रोक्स की एनर्जी आती है। जो क्रैंक शाफ्ट घूमती रहती है और क्रैंक शाफ्ट में एनर्जी होती है, और उसकी वजह से बाकी तीनों स्ट्रोक्स जो लगती हैं उसकी भी एनर्जी इसी से आती है। तो इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है कि नहीं है? और इसके नतीजे में गैस ठंडी हो जाती है। जी मैं सुन रहा हूं। सर दोबारा रिपीट कर दे। जी मैंने कहा, मैं एक मिनट ठहरे, पहले मैं इसे मुकम्मल कर लूं। फिर ये देखें, ये वाल्व ओपन हो जाता है और पिस्टन ऊपर की तरफ उठता है और सारा धुआं बाहर निकाल देता है। इसे कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और इसी को लोग कहते हैं ब्लो, यानी धुआं, सेक्स स्क्रैच बैंग ब्लो। हाँ, अब मैं सारी बातें दोबारा कर देता हूं, स्टेप वाइज बातें करता हूं। सबसे पहली बात यह थी कि ये था सिलेंडर, ये इसका इनलेट वाल्व खुला हुआ था, आउटलेट वाल्व यहां था वो बंद था। पिस्टन यूं नीचे आया, यूं जब पिस्टन यूं नीचे आया तो यहां से एयर और पेट्रोल के वेपर सिस्टम में एंटर हुए, उससे सॉरी उसमें सिस्टम बन गए। यानी जब जाहिर जो गैस अंदर आ जाती है वही सिस्टम कहलाती है।
तो सिस्टम में एंटर हुए, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाया उन्होंने, सिस्टम का मास बढ़ाया उन्होंने, और जब सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गई, यहां पर इधर तक आ गया, तो ये वॉल्व बंद हो जाता। और इसको पीवी डायग्राम पर हमेशा इस तरह दिखाते हैं, जो ये। उसके बाद पिस्टन अपनी अपवर्ड मोशन शुरू करता है। जब पिस्टन अपनी अपवर्ड मोशन शुरू करता है तो मॉलिक्यूल्स यूं स्ट्राइक करके रिबाउंड करते हैं विद अ बिगर वेलोसिटी। और ये चीज आप डायग्राम पे इस तरह से देखते हैं, ये वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, प्रेशर बढ़ गया, और इसके नतीजे में जब यहां पहुंचते हैं, मैं इसी को मिटा देता हूं, बाकी चीजें बार बार नहीं बनाता, या छोटी करके बना देता हूं। ये देखें, बल्कि मैं बहुत सारे वो बनाता हूं, छोटे छोटे बहुत सारे सिलेंडर बना देता हूं। अच्छा, मैं इनलेट वाल्व खुला नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद ही बता दूंगा कि इनलेट वाल्व खुला हुआ है, अब बंद हो गया है, अब खुल गया है, आपने उसी से समझ लेना। ये सारे सिलेंडर बना रहा हूं बार बार। सर, जी मैं सुन रहा हूं। जो पीवी डायग्राम में ब्लैक है वो कर्व है? जी वो कर्व है, वो ठीक है कर्व। सर। सबसे पहले जी सक्शन स्ट्रोक, पिस्टन यहां था और पिस्टन आस्ता आस्ता नीचे आया, पिस्टन के नीचे, और उस वक्त ये वाला वाल्व खुला हुआ था, और एयर और फ्यूल अंदर आ गए। एयर और फ्यूल बेटा यहां से एंटर हुए सिस्टम में, यहां से मुसलसल एयर और फ्यूल एंटर हो रहे हैं, और ये यहां पर मैंने ब्लू से दिखाया ये इधर, ठीक है। जब ये काम मुकम्मल हो गया तो ये इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। अब जो पेट्रोल और फ्यूल वेपर अंदर आए हैं वो बाहर नहीं जा सकते, ये पिस्टन ने ऊपर उठना शुरू किया। इसे कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। पहले तीन में दिखाया इंडक्शन स्ट्रोक, और अब इसमें थी कंप्रेशन स्ट्रोक। इसके नतीजे में वॉल्यूम कम हो जाता है और जो है प्रेशर बढ़ जाता है। यहां पर जो सिचुएशन थी वो ए था, ये पॉइंट ए है। जब सेक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हुई तो वो सिचुएशन बी थी। जब कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हुई तो सिचुएशन सी थी। एन इस मौके पे यहां पर स्पार्क प्लग एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। जब स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है तो जनाब टेम्परेचर शूट करके 1500 केल्विन पे चला जाता है। मैं इसको रेड से दिखा रहा हूं, यानी यहां पर खूब टेम्परेचर हाई हो चुका है, एयर और फ्यूल एक रिएक्ट कर चुके हैं, प्रेशर पलक झपकते हो ऊपर शूट कर गया जनाब, प्रेशर पलक झपकते बहुत ज्यादा शूट कर गया जनाब, ठीक है। यहां टेम्परेचर था 750 केल्विन तक, वो 1500 केल्विन तक चला गया। आप देखें कि आपकी गाड़ी के अंदर एक छोटे से हिस्से में टेम्परेचर किस तरह से शूट कर रहा है। अब उससे क्या होता है, पिस्टन की डाउनवर्ड मोशन शुरू होती है, ये कहलाती है पावर स्ट्रोक। और इस एक स्ट्रोक की खातर ये सारा काम किया गया। इस एक स्ट्रोक से क्रैंकशैफ्ट घूमती है, क्रैंकशैफ्ट घूमती है, उसके साथ गियर बक्स घूमता है, गियर्स घूमते हैं और गाड़ी आगे चलती है। इसी एक स्ट्रोक से गाड़ी आगे चलती है, इसी एक स्ट्रोक से गाड़ी के बाकी सारे काम भी होते हैं। मसलन जो आप लाइटें हेडलाइट्स ऑन कर लेते हैं चलती गाड़ी में, आपको पता है चलती गाड़ी में बैटरी इस्तेमाल नहीं हो रही होती, पेट्रोल के जोर पे चीजें चल रही होती, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद इसको मैं दिखाता हूं डार्क रेड से, ये है जी पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के नतीजे में वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। जाहिर है जब इस गैस ने एक्सपैंड करना है तो जाहिर है उसका प्रेशर कम होना है। फिर यहां पर आ जाता है धुआं, यहां आकर पिस्टन फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए रुकता है। जो फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए पिस्टन रुकता है तो गैस को साई ऑफ रिलीफ मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और पिस्टन दोबारा ऊपर की तरफ उठता है और सारा धुआं बाहर निकाल देता है। ये चीज यहां ऐसे दिखाई जाती है। जो आपको पेपर वाले हैं ना, पेपर में जो पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में ये क्वेश्चन मेरे लिए 3 या 4 दफा आया है पिछले रीसेंट पेपरों में।
उन्होंने कभी भी ये 2 स्ट्रोकें नहीं दिखाई होती, वो सिर्फ इधर तक दिखाते हैं। इतना दिखाते हैं वो, ये ए बी वाली स्ट्रोक दिखाते ही नहीं उसमें, बस इतना दिखाया हुआ होता उन्होंने। तो पीवी डायग्राम पर, अच्छा कभी आप पीवी डायग्राम पर खाली इस तरह की शक्ल भी देखेंगे, कभी आप पीवी डायग्राम पर ऐसे करके इस तरह करके मुख्तलिफ शक्लों के ये देखेंगे डायग्राम। ये मुख्तलिफ साइकिल्स हैं जो मुख्तलिफ किस्मों के इंजन करते हैं। ये मुख्तलिफ साइकिल्स हैं जो मुख्तलिफ किस्मों के इंजन करते हैं। डीजल इंजन का पीवी डायग्राम थोड़ी फर्क होती है जनाब। वो जो पेट्रोल 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसकी पीवी डायग्राम थोड़ी डिफरेंट होगी। तो कब क्या कहते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की डायग्राम थोड़ी और डिफरेंट होती है, होती वो, दे ऑल वर्क इन अ साइकिल। ये सारे जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंजन बार बार ये कर रहा होता है। आपकी गाड़ी में 4 सिलेंडर लगे हुए हैं, 4 सिलेंडर लगे हुए हैं। और होता क्या है, पूछे क्या होता है, जब इसमें पावर स्ट्रोक लग रही होती है तो बाकी तीनों में कोई और स्ट्रोक लग रही होती है। जब इसकी पावर स्ट्रोक खत्म होती है, इसकी पावर स्ट्रोक शुरू हो जाती है। जब इसकी पावर स्ट्रोक खत्म होती है तो इसकी पावर स्ट्रोक शुरू हो जाती है। ये परफेक्टली सिंक्रोनाइज हुआ होता है। और जब इसकी पावर स्ट्रोक खत्म होती है तो इसकी पावर स्ट्रोक शुरू हो जाती है। जब ये पावर स्ट्रोक लगा रहा होता है, बाकी अपनी इंडक्शन, कंप्रेशन और वो सेक्शन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। उसका मतलब है हर वक्त क्रैंक शेफ्ट को एक पावर स्ट्रोक मिल रही होती है और उसी पावर स्ट्रोक से क्रैंक शेफ्ट घूमती है और गाड़ी आगे चलती है। ये देखें, मुझे बताएं इसमें किसी को कोई मसला है तो मैं हाजिर हूं जी। हेलो सर जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती उसमें भी पावर स्ट्रोक काम नहीं कर बेटा, रहा। जब गाड़ी शुरू में जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वो बैटरी के जोर पे करते हैं, क्योंकि उस वक्त तो पेट्रोल बंद बर्न नहीं हो रहा होता ना। उस वक्त तो पेट्रोल क्या नहीं होता, वो बर्न नहीं हो रहा था। शुरू में गाड़ी को हमेशा बैटरी के जोर पे स्टार्ट करते हैं, और बैटरी डाउन हो तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, धक्का लगाना पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है, शुरू का सारा काम वो करता है। ये देखिए जरा एक वीडियो, ये सक्शन स्ट्रोक है। ये कौन सी स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक है। एयर, इसको सक खाली बोलते, एयर और फ्यूल मिक्सचर एंटर हो रहा है बेटा। अब ये कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हुई है। कंप्रेशन स्ट्रोक ये होगी जनाब, ये कंप्रेशन स्ट्रोक है। एन इस मौके पर इग्निशन होती है, एन इस मौके पे स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है, और एक यहां पर टेम्परेचर 1500 केल्विन जा चुका है। इंटरनल कंबस्शन हो गई, केमिकल एनर्जी हैज एंटर्ड इनटू द सिस्टम एज अ हीट एनर्जी। ये नीचे की तरफ जो मूवमेंट है ये पावर स्ट्रोक है, ये पावर स्ट्रोक है। इस सारा काम इसी एक स्ट्रोक की खातिर किया है। अब ये देखें सारा धुआं बाहर निकल गया, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये सारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है? क्या आप यकीन करेंगे कि ये सारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है? ये देखें, ये सिलेंडर के बगैर वो मोशन दिखा रहा है। आप देखेंगे सारा कुछ ऑपरेट इसी से हो रहा होता है। हर किसी ना किसी वक्त किसी एक पिस्टन को पावर स्ट्रोक लग रही है और क्रैंकशाफ्ट को मुसलसल घूमने का बंदोबस्त हो रहा है, और क्रैंकशाफ्ट के मुसलसल घूमने से ही गियर बाकी स्ट्रोक्स के लिए एनर्जी आ रही है, और यही चीज साइड पे गियर बक्स को जा रही है, और इसी से गाड़ी बेटा आगे चलती है। बेटा कोई मसला तो नहीं है जी? नहीं सर। फाद नोमान, फाद नोमान ठीक है। जी सर समझ आ गया। मोहम्मद इब्राहिम जी, ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं? राहिम ठीक है यार कि नहीं? ठीक है सर। सर इसके बाद ये जो कौन से जो सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक होते हैं, ये जो पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाए उसके बाद होते हैं या नहीं होते?
बट एक दफा पावर स्ट्रोक के बाद अगली ये साइकिल रिपीट होता रहता है आपकी रिपीट गाड़ी होता में। ये रहता है हाँ सर, लेकिन फिर दोनों की डाउनवर्ड मूवमेंट है ना, सक्शन की भी पावर स्ट्रोक की भी, हाँ हाँ। दोनों की डाउनवर्ड है। और ये जो दूसरे क्या ये कंप्रेशन और देखें, ये एग्जॉस्ट पहले उनकी सक्शन सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट फिर सक्शन। अच्छा, ये सक्शन साइकिल रिपीट होता है। हाँ रिपीट होते रहे, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, इस तरह चलते रहते हैं और यूं आपकी गाड़ी अच्छा, चलती ये है। कंबस्शन जो होती है, ये स्पार्क प्लग वाली, ये कब आती है? ये पावर स्ट्रोक से पहले ये या पावर स्ट्रोक के बाद? ये कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक के बीच में आती है। कंबस्शन इनके बीच में, जी ठीक है सर। बिल्कुल, ये मतलब जो कंबस्शन है ये कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक के बीच का मामला है और एकदम माइक्रो सेकेंड्स में ये काम हो रहा होता है, बहुत तेजी से होता है। ठीक है सर। आप लोग इस पर कोई और वीडियो तो नहीं देखना चाहेंगे? मैं अपनी टीचिंग की तरफ वापस आ जाऊं? सर जी सर सर, जब हम रेस ज्यादा देते हैं तो ये ज्यादा स्पीड से होता है। जी। जब आप रेस ज्यादा देते हैं तो आप पेट्रोल ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं, ये काम बहुत तेज हो जाता है। ठीक है सर। जब आप रेस देते हैं तो यही एक्शन तेज शुरू हो जाता है। ये देखो, ये अभी तेज उसने किया एकदम, ये अभी स्लो हो गया है। ठीक है ठीक है सर। यार, मुझे अब मैं वापस अपने लेक्चर की तरफ आ जाऊं? ठीक है। जी सर, आ जाए। अच्छा बेटा, जितनी भी चीजें हैं आपको मैं बताऊं, आपका जो घर का एसी है, आपके घर के एसी के अंदर भी इस तरह कोई गैस है जो ऑपरेट कर रही है और उसकी भी कोई पीवी डायग्राम है, कभी कंप्रेस हो रही है, कभी वो हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, कभी हीट हो रही है, कभी ठंडी हो रही है। आपके घर के एसी का भी यही हिसाब किताब है, आपकी गाड़ी का भी यही हिसाब किताब है। आपके घर में मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपके घर में जो फ्रिज है वो भी इसी पे काम कर रहा है। आपके ये जो पीवी डायग्राम है या जो सिलेंडर से रिलेटेड चीजें हैं, गैस की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को जो चीजें इस्तेमाल कर रही हैं, आपका एसी, आपका फ्रिज, आपकी गाड़ी के अंदर इंजन, आपकी गाड़ी का पेट्रोल इंजन हो, 2 स्ट्रोक इंजन हो या 4 स्ट्रोक इंजन हो या डीजल इंजन हो, उन सब की पीवी डायग्राम्स होती हैं, जरा जरा सी फर्क होती हैं। जरा जरा सी जहाज में भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है, जहाज में भी इसी तरह ही होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये चीज थोड़ी बदल बदल कर आ रही होती है कि مثلا डीजल इंजन की ये इस तरह करके होती है, मैंने देखी थी ऐसे करके होती है डीजल इंजन। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। ठीक है, हम इस पर बेटा बहुत ज्यादा डिटेल में टाइम जाया नहीं कर सकते क्योंकि कैम्ब्रिज इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती। ठीक है, मैं इसको बस अब जल्दी जल्दी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखा दिया है, अब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सर ऐसे ही सिलेंडरों के पीछे पड़े हुए हैं, सिलेंडर में गैस है, उसकी एक्सपेंशन कंट्रैक्शन दिखा रहे हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि थोड़ा सा कि नहीं, ये चीजें रेलेवेंट है सारी, और ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स इसी से रिलेटेड है। ठीक है, वापस चलते हैं जी। और आपने देखा है कि ये साइकिल रिपीट होता है। अगर साइकिल रिपीट होता है तो ये सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है, यानी बार बार होते चले जाते हैं। रिवर इंजन जो है वो साइकिल में ऑपरेट कर रहा होता है, इसलिए उनको साइक्लिक इंजन भी कहते हैं। और ये प्रोसेस रिपीट होते चले जा रहे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये इंटरनल कंबस्टन इंजन है सारे। अच्छा, ये देखें, मैं आपके सामने एक डायग्राम रख रहा हूं, इसमें मैं गैस के साथ इस तरह का बर्ताव करता हूं कि मैं उस गैस को यूं कंप्रेस करता हूं। ये मैंने इसको सादा मॉडल इसलिए रखा है कि आप इसे समझने में आपको आसानी हो। फिर बी से सी एकदम उसका प्रेशर शूट कर गया और फिर सी से वो डी तक पहुंची और फिर वो डी से ए पर आ गई, यहां पर आ गई। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे स्टेप वाइज बहुत सारी बातें पूछता हूं। ये किसी इंजन का एक साइकिल है जो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया, हद से ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया हुआ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि किस जगह पर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, टेम्परेचर ए पे ज्यादा है, बी पे ज्यादा है, सी पे ज्यादा है, डी पे ज्यादा है, किस सी जगह पर। टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? हाँ, सी पर। सी। किस पे? सी पर। सी पे सबसे ज्यादा है। जी सर। बाकी कोई और बंदा कहना चाहेगा कि नहीं? हम्म। सर सी और डी पे बराबर होगा।
किस पे? सी और डी पे। ए और डी पर? नहीं सर, सी और डी। सी पर ही ज्यादा होगा सर। यार मुझे बताएं कि पीवी प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट किधर है? मेरे ख्याल से डी पर ज्यादा होगा। बेटा पीवी का प्रोडक्ट हाईएस्ट कहाँ है? डी पर जी बिल्कुल आपने सही कहा, डी पर है। तो टेम्परेचर एट द डी इज हाईएस्ट, और उसके बाद ए और सी में से कोई होगा, वो आप पीवी का प्रोडक्ट निकाल के चेक करेंगे। ए और सी का आपको पता नहीं चल सकता। ए और सी में आप क्या करेंगे? पीवी का प्रोडक्ट निकालेंगे। जिसका पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उधर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और सबसे कम टेम्परेचर बी पर। ठीक है ना? टी डी सबसे बड़ा है, हाईएस्ट टेम्परेचर डी पर है, और उसके बाद लोएस्ट बी पर। जाहिर है कि ये डायग्राम तो आपको पीवी का प्रोडक्ट ही पी प्रेशर बता सकती है, या वॉल्यूम बता सकती है, या प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बता सकती है। आगे तो आपने खुद डिसाइड करना है। तो टेम्परेचर एट डी हाईएस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपसे क्वेश्चन ये है कि बी से सी क्या हो रहा है? बी से सी में आप मुझे बताएं कि गैस ने कोई वर्क किया है? मुझे बताएं बी से सी में कोई वर्क हुआ है? नहीं सर। बी से सी में कोई वर्क नहीं हुआ। पूछें भला क्यों? क्योंकि गैस एक्सपैंड करके वर्क करती है। गैस जब एक्सपैंड करती है वो सराउंडिंग को पुश करती है। वो उसका वर्क करने का यही एक तरीका है, इसके अलावा उसे वर्क करना आता ही नहीं है। ठीक है कि नहीं है? और डी से ए में भी कोई वर्क नहीं हुआ, especially for a gas enclosed in a system, in a cylinder, if it doesn't expand, तो उसको उस पर कोई वर्क डन नहीं हुआ। अच्छा यहां तक ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ए से बी गैस पे वर्क हुआ या गैस ने वर्क किया? जी ए से बी। उमैर तुम बताओ। उमैर आप बताएं बेटा, ए से बी गैस ने वर्क किया या गैस पे वर्क हुआ? उमैर मेरे बेटा। अच्छा मुझे बताओ, ए से बी ये सिर्फ इतना बता दो, गैस कंप्रेस हो रही है या एक्सपैंड हो रही है? मैं ये बता दो, ए से बी गैस कंप्रेस हो रही है या एक्सपैंड हो रही है? यार देखो ना, ये इस एरो का मतलब है आप ए से बी जा रहे हैं। यार ए से बी जा रहे हैं तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम कम हो रहा है। यार इस बात को मानते हो कि नहीं उमैर? उमैर जी। राजा अजीम, आप लोग सबको समझ आया कि नहीं ये बात? मोहम्मद अत्तार सर जी मैं सुन रहा हूं। जो आपने ए से पहले बी गैस कंप्रेस हो रही है, तो ये जो एरिया है ये एरिया किसके बराबर है? ये एरिया वर्क डन ऑन द गैस। ये एरिया क्या है जी? वर्क डन ऑन द गैस। जी बताएं क्या बात है? सर जो आपने पहले पीवी डायग्राम बनाई थी जिसमें वो हमारा पावर स्ट्रोक हो रहा था, उसमें हमारा ऊपर जा रहा था एरो, तो उस पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा था। नहीं नहीं, मैंने उस वक्त वो मैं बताता हूँ अभी सारी वो बातें। अभी मैं इंजन की तरफ दोबारा वापस आ जाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको इंजन का सिर्फ हल्की सी झलक कराई है ताकि आपको ये डायग्राम्स कुछ वो ना करें। मैंने इंजन सिर्फ इसलिए बताया कि आपको पीवी डायग्राम से कंफ्यूजन ना हो कि पीवी डायग्राम हो क्या रहा है। अभी इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं? इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जी। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या है जी? ये वाला जो रीजन है, ये जो ब्लैक में मैंने शेड किया है, ये वर्क डन ऑन द गैस है, और ये कितना है?
ये 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.7 माइनस 0.2 नहीं। देखो ना, इस वाले वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दो तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है। और प्रेशर कितना है, यहां से नजर आ रहा है कि प्रेशर कितना है, 4 इंटू 10⁵ और ये जो कुछ भी है ये 0.5 जब इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 2 इंटू 10⁵ जूल्स हो जाएगा। और ये वो है जो आपने गैस पर वर्क किया है, क्योंकि गैस को कंप्रेस किया आपने। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि ये देखें, सी से डी देखें, मुझे आप एक बात सिर्फ बताएं कि सी से डी क्या गैस एक्सपैंड कर रही है या कंट्रैक्ट कर रही है? जी एक्सपेंड। हाँ, सी से डी गैस एक्सपैंड कर रही है। जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो ये जो मैंने सारा एरिया शेड कर दिया है ब्लू में, ये है वर्क डन बाय द गैस। ये है जी वर्क डन बाय द गैस। ये क्या है? वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम सी टू डी, और वो भी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जिससे मर्जी पूछूं वो मुझे बताएगा बंदा। सर, जी मैं सुन रहा हूं। आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से ज्यादा कैसे है? मैं अभी बात कर, अभी फिलहाल बेटा आउटपुट इनपुट का भी डिस्कशन ना करें अभी। अभी अभी वो डिस्कशन अभी नहीं हम कर रहे। मोहम्मद अतर, आप मुझे बताएं कि बेटा गैस ने ज्यादा वर्क किया या उस पर वर्क ज्यादा हुआ है? क्या चीज ज्यादा है, वर्क डन ऑन द गैस या वर्क डन बाय द गैस? जी हारिस अतर, हारिस अतर, हारिस अतर, आप बताएं बेटा, गैस ने ज्यादा वर्क किया है या गैस पे ज्यादा वर्क हुआ? जी अच्छा। आ, जी अच्छा, आप बताएं, मैं जिससे पूछता हूं मैं अभी, आजमेर आप बताएं, गैस ने ज्यादा वर्क किया है या अच्छा, फरजान आप बताएं, आपके ख्याल में क्या हुआ है? तो गैस ने ज्यादा वर्क किया। ठीक है बेटा, इसका मतलब है गैस ने ओवरऑल ज्यादा वर्क किया। तो ये वो एरिया है नेट वर्क डन बाय द गैस। अब मैं आपके सामने दोबारा इसी डायग्राम को दिखाया है, लेकिन अब उसके प्रोसेसेस को मैं उल्टा कर देता हूं। जी मुझे आप बताएं, इसमें किसने ज्यादा वर्क किया है? गैस पे ज्यादा वर्क हुआ है या गैस ने ज्यादा वर्क किया? गैस पर ज्यादा हुआ। गैस पर ज्यादा वर्क हुआ। जी बिल्कुल, इस पे नेटवर्क डन ऑन द गैस है, जो कि ये, बस याद रख लें कि ये पीवी डायग्राम है। अगर तो बेटा सिस्टम ऐसे घूम गया एंटी क्लॉकवाइज तो गैस पे वर्क ज्यादा होगा, और अगर फर्ज करें ऐसे घूम गया तो गैस ज्यादा वर्क करेगी। आप कहें सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये दो चीजें कैसे बात बताते हैं? देखिए मेरी बात सुने कि जो आपकी ये जितने भी इंजन होते हैं ना, ये दो तीन तरह के इंजन होते हैं बेसिकली, याद रखें। आप मुझे एक बात बताएं, जो हीट इंजन होता है ना, एक बात याद रखें, हीट इंजन पूछे होता क्या है? हीट इंजन वो होता है जो हीट से मैकेनिकल वर्क बनाए। जो हीट से क्या बनाए? मैकेनिकल वर्क बनाए। और वो पूछे वो कौन है? आपकी गाड़ियों के सारे इंजन जो हैं वो क्या करते हैं? हीट से मैकेनिकल वर्क बनाते हैं वो सारे। उनके भी पीवी डायग्राम्स इसी तरह की होती हैं। मगर आप ये चीज देखें, ये आपका कमरा है, ये इसमें एसी लगा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है। आपके कमरे का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
बाहर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर एसी क्या कर रहा है, फिर भी आपके कमरे से हीट लेके बाहर फेंक रहा है, आपके कमरे से हीट लेता है और बाहर फेंक देता है। और एक बात याद रखें, जितनी हीट वो आपके कमरे से लेता है ना, उससे ज्यादा हीट बाहर फेंकता है, ये याद रखें। सो दैट मीन्स योर एसी is heating the universe at far greater rate than the rate it is cooling your room, ठीक है ना। इसी तरीके से ये आपका जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर खाना रखा हुआ, और फर्ज करें यहां टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसके पीछे आपको तो ना फ्रिज के पीछे ग्रिल बनी हुई होती है, और फर्ज करें बाहर रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके बावजूद फ्रिज उस ठंडी चीज से और हीट निकाल के बाहर फेंकता है। और अगर उससे हीट खींचता है 100 जूल्स की, और 100 जूल्स की बिजली खर्च करता है, तो 200 जूल्स बाहर फेंकता है। सो दैट मीन्स ऑल द रेफ्रिजरेशनिंग एंड एयर कंडीशनिंग that is going on in this world is actually heating this universe. So if you are a socialist, आप कह सकते हैं किसी अमीर लोग जो है अपनी गर्मी भी गरीबों पे फेंक देते हैं, बाकी पूरे यूनिवर्स को गर्म कर रहे हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो आप ये चीज देखो कि आपका जो एसी है और जो फ्रिज है, ये दोनों हीट इंजन नहीं है, हीट पंप है। जो चीज ठंडी चीज से हीट लेके गर्म की तरफ लेके जाए वो हीट पंप कहलाती है, और आपकी गाड़ियां जो है वो हीट इंजन है, क्योंकि वो हीट से आगे वर्क बनाती हैं सिर्फ। तो बहरहाल इन सारे डिवाइसेस के पीवी डायग्राम्स इसी तरह के होते हैं, थोड़े थोड़े फर्क के साथ, मोर और लेस इसी तरह के ही होते हैं, और इनमें वर्क डन और वो बातें हैं वो मैं अभी स्टेप वाइज डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। जी मैं सुन रहा हूँ। जो एरिया, जो शेप का एरिया है वो नेट वर्क डन है। जी बेटा, वो मैंने बताया क्लॉकवाइज होगा तो नेटवर्क डन बाय द गैस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेटवर्क डन ऑन द गैस होगा, ठीक है कि नहीं। सर अभी ग्रेविटेशन की क्लास है। एक मिनट है, अभी टाइम क्या हो गया। सर 22 हो रहे हैं, 9 अभी इसको इस क्लास को थोड़ा चलने दे बेटा। असल में ये है ना कि अभी स्कूल वालों ने कहा कि गर्मियों में कि अभी छुट्टियों में क्लासें नहीं लेनी है ना, तो मैं अपनी जो मेरा अभी ये चीज चल रही है मैं उसको खत्म करके फिर छोड़ दूंगा। मेरा दिल है बस ये हीट के तीनों चैप्टर में खत्म कर दूं, तीन है, एक छोटा सा चैप्टर रह गया और एक पूरा कर दिया मैंने, एक के बिल्कुल हम ऐसे आए हुए हैं दरमियान में, और एक छोटा सा और चैप्टर है। ये सारे इकट्ठे खत्म हो जाएंगे तो फिर मेरी इससे जो है ना ये चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। बस राजा सिंह 2 लेक्चर और दे दें, कल का दे दें मुझे, और एक मेरे ख्याल परसों का दे दें, बस मैं फिर आपको ये छोड़ दूंगा जान, आपकी फिक्र ना करें, ठीक है कि नहीं। कल मुझे आप दे दें तकरीबन, आज थोड़ा सा और पढ़ लें, और कल मुझे दे दें 8:30 to 9:30 और 9:40 50 तक, और उसके बाद फिर एक दिन और दे दें। मेरी हीट खत्म हो जाएगी, मेरे 11 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना बेटा, उसके मैंने काफी अच्छी वीडियोस बनाई थी, खड़े होकर व्हाइट बोर्ड पे बनाई थी पिछले साल, वो मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे 12 चैप्टर्स तो बिल्कुल आपको पास होंगे, ठीक है कि नहीं। सिर्फ फिर रह जाएंगे। हाँ जी, सैटरडे को किस वक्त होगा क्लास? सर सैटरडे रात को को ही कर लेते हैं, सैटरडे को भी, जो आप लोगों को जो टाइम सूट करे वही कर लेंगे। ठीक है सुबह सर। रखना है रात को, ठीक है। सैटरडे को मैं फिर एंड कर दूंगा, क्योंकि स्कूल ने कहा है कि बच्चों को सर्दियों में तंग ना करें, विश्वास बढ़ते हैं सर के, थोड़ा सा वो ऑलरेडी क्लासें ले लेके वो थक चुके हैं। मैं सिर्फ अपना काम वाइंड अप करके खत्म करता हूँ जी। अब यार देखें, इसमें स्टेप वाइज सारी बातें करते हैं, और शुरू होता है जी प्रोसेस जी, आइसोकोरिक प्रोसेस जी। आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये एक सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है, ये पिस्टन को आप टाइट कर लें,
ये आप नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा बेटा? हाँ, व्हाट विल हैपन जी, इसमें अगर आप इसको गर्म कर रहे हैं तो प्रेशर बस शूट अप करता रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और वर्क डन जो है वो क्या होगा? जीरो। वर्क डन क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में। और इसमें जो आपने हीट सप्लाई क्या की है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। हीट सप्लाइड, Q जो है वो यहां पर हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, और यहां पर U क्या है? इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है कि नहीं? अब आप मुझे बताएं कि आइसोकोरिक प्रोसेस से मिलता जुलता प्रोसेस कोई आपने दुनिया में देखा है? कोई एक एग्जाम्पल दे दें तो मैं आपको मान जाऊं। अच्छा, एक और बात सुने, एक छोटी सी बात बताता हूं। आपको पता है कि हमने आपको एएस फिजिक्स में जब मोमेंटम पढ़ाया था, हमने आपको इलास्टिक इंपैक्ट्स पढ़ाए थे, ठीक है कि नहीं? और फिर पढ़ाया था इन इलास्टिक इंपैक्ट्स। बेटा जो आपको चीजें पढ़ाई जाती है ना वो हमेशा आइडियल केसेस पढ़ाए जाते हैं। आप कहें सर आप हमें आइडियल केसेस क्यों पढ़ाते हैं? देखिए, जिस तरह आप क्लास 1, 2, 3, 4 में थे तो आपको उर्दू में पढ़ाया जाता था कि जी मसलन फर्ज करें असलम एक अच्छा बच्चा है, वो वक्त पे नमाज पढ़ता है, वो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, वो अपने अम्मी अबू का हुक्म मानता है। तो इस तरह की बातों से आपके माइंड में एक आइडियल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। फिर कहते हैं जी अकबर बहुत बुरा था, वो हर वक्त जाया करता था, वो हर वक्त ये काम करता था, अम्मी अबू के साथ बदतमीजी करता था। तो वो आपको एक बुरा विलन का कॉन्सेप्ट उसमें आ जाता है। और आप देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लाइफ जो अपने जिंदगी में लोग होते हैं वो ना तो वो सुपरमैन होते हैं ना ही वो सुपर विलन होते हैं, वो उसके बीच में होते हैं कहीं, ठीक है ना? इसी तरह से आपको एएस में पढ़ाया गया था इलास्टिक इम्पैक्ट, इन इलास्टिक इम्पैक्ट। आपको पता है दुनिया में कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, कोई कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होता, कोलिजन्स इनके बीच में होते हैं। मतलब उनमें 60-70% इलास्टिक होंगे, 30-40% इलास्टिक नहीं होंगे। इसी तरीके से आपको बताया गया था कि ये जो डायोड है इस तरफ को सुपर कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस 0 है, और बताया गया था कि इस तरफ को वो सुपर इंसुलेटर है और उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट है। लेकिन आपको पता है कि रियल डायोड ऐसी नहीं होती। रियल डायोड में सिर्फ इतनी बात होती है कि इस तरफ उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, से 5 ओम होगी, और उल्टी तरफ इसकी रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है, 1000 ओम से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, आइडियल का फिर ये भी फायदा होता है कि अगर किसी बंदे ने इस ऑलरेडी जो मार्केट में डायोड है उससे अच्छी डायोड बनानी है तो उसको पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने रेजिस्टेंस और कम करनी है और रिवर्स डायरेक्शन में मैंने रेजिस्टेंस और बढ़ानी है। तो आपको ये बॉर्डर लाइन केसेस बताए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, अब आपने दुनिया में कोई परफेक्ट आइसोकोरिक प्रोसेस तो नहीं देखा होगा, लेकिन आपने कोई देखा है जो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर हो, इस जैसा हो? कोई मिसाल दे दें एक आपके घर में हो रही होती है। सर प्रेशर कुकर। जी बिल्कुल, प्रेशर कुकर अप्रोक्सीमेटली आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। ये देखें, ये देखें, ये उसके ऊपर ढकना होता है, ये होता है। आपको पता है यार रबर लगी होती है, वो सील कर देती है। अच्छा, ऊपर उसके यहाँ एक बड़ा सा वेट दिया हुआ होता है। आप मुझे बताएं कि प्रेशर कुकर में ये ऊपर वाल्व क्यों दिया हुआ होता है उन्होंने? सर अगर एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर हो तो वो हाँ, गैस के लिए आप ये भी नहीं चाहते कि वो उसकी वो उड़ ही जाए। बाज का तो आपने देखा होगा प्रेशर कुकर फटता है, उसकी ये ऊपर से जाके सीधी छत पे लगती है और सारी दाल छत के साथ चिपक जाती है। तो उसके ऊपर ये वाल्व दिया हुआ होता है कि अगर एक्सेसिव प्रेशर हो तो थोड़ा सा उधर से निकल जाए।
तो इसका मतलब है कि प्रेशर कुकर अप्रोक्सीमेटली आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। प्रेशर कुकर अप्रोक्सीमेटली आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यार इसमें? सबको समझ आ गई है कि नहीं? हेलो, जी सर। ठीक है। और ओके ठीक है। अब आप देखें आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद आइसोकोरिक कूलिंग भी होती है। देखिए इस तरह भी होता है, ये आपने चाय का कप ला के रखा। अच्छा चलो यहाँ क्लास खत्म करते हैं, मेरी बेटी कह रही है कि बस कर दें मरियम, नहीं तो हम यहाँ पर क्लास को हम स्टॉप करते हैं, ठीक है कि नहीं?